जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889 को जन्मे नेहरू का बचपन प्रयागराज यानी कि तात्कालिक इलाहाबाद के आनंद भवन में बीता। इनकी 16 वर्ष की उम्र में लंदन जाने से पहले तक की शिक्षा आनंद भवन में ही निजी शिक्षकों के माध्यम से हुई। यद्यपि ब्रिटेन में 7 साल रहने के बाद भी नेहरू का परीक्षा परिणाम अत्यंत असंतोषजनक रहा एवं वे वहाँ छात्र के रूप में कुछ खास प्रभावित नहीं कर सके। हालांकि वहाँ से वापस लौटने के बाद भारत की आज़ादी में उनका योगदान अतुलनीय है। यह सच है कि तथाकथित ब्रिटेन प्रेमी नेहरू भारत वापस लौटने की शुरुआती दिनों में स्वाधीनता के प्रति ब्रिटिश सरकार की प्रतिबद्धता के प्रशंसक थे, किंतु धीरे धीरे ब्रिटिश नियमों के प्रति उनकी घृणा अत्यंत बढ़ गई। गांधी जी के निकट राजनीतिक संपर्क में नेहरू पहली बार जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के दौरान आए। यद्यपि धार्मिक गुणों से युक्त होने के कारण खिलाफत आंदोलन से वे लगभग दूर ही रहे, किंतु उसके बाद शुरू हुए असहयोग आंदोलन में उनकी भागीदारी उल्लेखनीय रहे। वस्तुतः इसी के साथ नेहरू के राजनीतिक कैरियर की भी शुरुआत हो गई। इसी के क्रम में पहली बार नेहरू जी जेल भी गए। नेहरू भी उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को एकाएक बंद करने का विरोध किया था। जनवरी 1923 में अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ नेहरू को भी जेल से रिहा कर दिया गया। अब हम लोग देखते हैं कि नेहरू का चिंतन व इतिहास दृष्टि। तो मानवतावाद के विषय में नेहरू जी का क्या मानना था? तो देखिए, मानव मात्र में नेहरू की गहन आस्था थी। ईश्वर और धर्म में आस्था की जगह नेहरू मानवतावाद की वकालत करते थे। वैज्ञानिक तर्कों पर आधारित मानवतावादी चिंतन की वजह से नेहरू के मानवतावाद को वैज्ञानिक मानवतावाद कहा जाता है। इस संदर्भ में वे कहते हैं कि ईश्वर को हम इनकार कर सकते हैं, लेकिन उस संदर्भ में हमारे लिए क्या उम्मीद है अगर हम मनुष्य को इनकार करते हुए उसे निरर्थक बताने का प्रयत्न करते हैं। वस्तुतः वैज्ञानिक मानवतावाद का सिद्धांत मानवतावाद के लिए वैसे भी किसी दार्शनिक, रहस्यवादी या सैद्धांतिक दृष्टिकोण को तवज्जो नहीं देता है, जिसमें खोज मुख्य रूप से अंतिम वास्तविकता और व्यक्तिगत मोक्ष के लिए है। यह दरअसल मानवता को ईश्वर एवं समाज सेवा को ही धर्म के रूप में देखता है। वस्तुतः नेहरू के मानवतावादी चिंतन एवं तदनुरूप कार्य पद्धति को आज़ादी की मांग से लेकर आज़ादी के लिए संघर्ष तथा स्वतंत्रता के बाद प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यों के संदर्भ में आसानी से देखा जा सकता है। वैज्ञानिक एवं तर्कसंगत गुणों को आधिकारिक रूप से स्वीकार करते हुए वे निरंतर मनुष्य की मुक्ति हेतु विज्ञान को एक प्रभावशाली यंत्र अथवा साधन के रूप में न केवल मानते थे, बल्कि उन्होंने आज़ादी के बाद इस संदर्भ में संरचनात्मक एवं संस्थागत सुधार एवं उत्थान के प्रयास भी किए। मानवतावाद के बाद अब देखते हैं राष्ट्रवाद एवं अंतर्राष्ट्रीयवाद। उनका मानना था कि प्रत्येक राष्ट्र में राष्ट्रवाद की विशिष्ट महत्ता है एवं उसे प्रसार मिलना चाहिए। तथापि वे इस बात के लिए दृढ़ थे कि राष्ट्रवाद की प्रकृति संतुलित, संयमशील, उदार एवं सीमित होनी चाहिए, न कि संकीर्ण, कट्टर, आक्रामक, सांप्रदायिक अथवा धार्मिक। इस संदर्भ में नेहरू ने राष्ट्रवाद की भारतीय एवं यूरोपीय प्रकृति एवं प्रवृत्ति में अंतर बताते हुए भारतीय राष्ट्रवाद के संबंध में अपनी आत्मकथा में लिखा कि राष्ट्रवाद का बोध निश्चित रूप से एक विपरीत सोच है, जो कि दूसरे राष्ट्र समूहों के विरुद्ध क्रोध एवं घृणा को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए 1921 में भारत में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध निश्चित रूप से घृणा एवं क्रोध से भरा हुआ राष्ट्रवाद था, लेकिन अन्य राष्ट्रों की तुलना में समान परिस्थितियों में असाधारण रूप से कम था। साथ ही नेहरू ने भारतीय राष्ट्रवाद को पश्चिमी फांसीवादी राष्ट्रवाद से सर्वथा भिन्न बताते हुए समझाया कि भारतीय राष्ट्रवाद स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु एक ऐतिहासिक लहर के रूप में जन्मा था, जबकि पश्चिमी यूरोपीय फांसीवाद प्रतिक्रिया का अंतिम आश्रय था। वस्तुतः नेहरू इस बात से भली भांति परिचित थे कि फांसीवाद के केंद्र में एक भाषा, एक जाति, एक धर्म की संकल्पना मौजूद थी, किंतु भारत जैसे बहुभाषा भाषी, बहुधर्मिक एवं बहुजातीयता वाले देश में राष्ट्रवाद की यह संकल्पना न केवल अनुचित है, बल्कि यह विध्वंस का मार्ग प्रशस्त करेगी। वस्तुतः नेहरू राष्ट्रवाद के मूल में सार्वभौमिक युद्ध विरोधी नैतिकता,
उदारवाद एवं बुद्धिवाद की न केवल वकालत करते थे बल्कि वे इसके लिए जीवन पर्यंत दृढ़ता के साथ प्रयासरत भी रहे। नेहरू कहते थे कि राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद की धाराएं परस्पर सौहार्दपूर्ण ढंग से एक दूसरे से मिली हुई है, अर्थात कहीं न कहीं नेहरू राष्ट्रवाद की व्यापक संकल्पना को अंतर्राष्ट्रवाद में समाहित करने की बात करते हैं। सच तो यह है कि नेहरू एक महान अंतर्राष्ट्रीयवादी थे। इस संदर्भ में उनकी समीपता टैगोर एवं गांधी से दृष्टिगत होती है। उन्होंने न केवल कांग्रेस एवं भारत बल्कि संपूर्ण मानव जगत को एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रदान किया। वे यह स्थापित करने में काफ़ी हद तक सफल भी रहे कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम वस्तुतः एक वैश्विक संघर्ष का भाग है। यह बताते हुए नेहरू तत्कालीन विश्व में औपनिवेशिक शक्तियों के हाथों परतंत्र विभिन्न एशियाई एवं अफ्रीकी देशों में बढ़ रही स्वतंत्रता की मांग के साथ न केवल सहानुभूति स्थापित करने में सफल रहे बल्कि उनको मार्गदर्शित भी करते रहे। उनकी यह स्पष्ट मान्यता थी कि अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का सृजन केवल एक स्वतंत्र देश में ही हो सकता है, क्योंकि किसी भी पराधीन देश की समस्त बुद्धि एवं शक्ति स्वतंत्रता प्राप्त करने में ही प्रयत्नशील रहती है। दरअसल नेहरू आधुनिक समय में व्यक्तियों के साथ साथ समाजों की बढ़ती पारस्परिक निर्भरता के मद्देनज़र विदेशी मामले जैसे शब्द को ही निरर्थक मानते हुए देश विशेष के संकीर्ण दृष्टिकोण की जगह वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने की प्रासंगिकता पर बल देते थे। अंतर्राष्ट्रवाद की संकल्पना को व्यवहारिक बनाने के लिए नेहरू ने वैश्विक शांति की वकालत की। अपनी इस अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए उन्होंने जहां एक ओर पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन किया, वहीं युद्ध में अविश्वास व्यक्त करते हुए किसी गुट में शामिल नहीं होने की नीति के तहत गुट निरपेक्ष की नीति को अपनाया। हालांकि गुट निरपेक्षता की नीति को उन्होंने पृथकतावाद से सर्वथा भिन्न बताते हुए न केवल राजनीतिक बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी अंतर्राष्ट्रीयतावाद का समर्थन किया। बहरहाल कुछ विद्वान नेहरू के समाजवाद की ओर झुकाव को भी उनके अंतर्राष्ट्रीयवाद से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। इनके अनुसार नेहरू संपूर्ण विश्व में समाजवादी व्यवस्था को लागू किए जाने की बात करते हैं एवं इसी माध्यम से एक रूपता स्थापित कर अंतर्राष्ट्रवाद को सार्थक बनाना चाहते थे। नेहरू ने कभी भी हिंसक माध्यम से समाजवाद की स्थापना का समर्थन नहीं किया, बल्कि वे गांधी की तरह अहिंसात्मक साधनों से प्राप्त समाजवाद की वकालत करते थे। ऐसे में चिरकालिक शांति एवं सतत अंतर्राष्ट्रवाद के लिए नेहरू की समाजवादी विचारशीलता सार्थक ही प्रतीत होती है। अब नेहरू जी के लोकतंत्र और समाजवाद के विषय में क्या विचार थे, इसे हम लोग देखें। नेहरू का स्पष्ट मत था कि आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता अल्पकालिक एवं निरर्थक साबित होगी। इसी संदर्भ में भारतीयों के लिए राजनीतिक एवं आर्थिक दोनों प्रकार की स्वतंत्रता के उद्देश्य को पूरा करने हेतु उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना को प्रासंगिक एवं व्यवहारिक बताया। यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा का आशय सामाजिक स्वामित्व वाली अर्थव्यवस्था के साथ राजनीतिक लोकतंत्र के समन्वित एवं सामंजस्यपूर्ण स्वरूप से है। इसी संदर्भ में नेहरू ने अपने समाजवादी चिंतन को स्पष्टता प्रदान करते हुए कहा कि उनका समाजवाद रूसी समाजवाद का अंधानुकरण नहीं है। नेहरू ने पूंजीवाद विरोधी मार्क्सवाद समाजवाद की जगह भारतीय अर्थव्यवस्था के सकारात्मक विकास को संभव एवं व्यवहारिक बनाने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था पर बल देते हुए निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की प्रासंगिकता को स्वीकार किया। वे लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि समाज के सभी क्षेत्रों में समानता स्थापित हो। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य भारत में समाजवादी समाज की स्थापना करना है। नेहरू के अनुसार निजी क्षेत्रों पर नियंत्रण का विस्तार उसके लाभांशों और मुनाफों तक सीमित नहीं होगा, बल्कि यह नियंत्रण देश की अर्थव्यवस्था के रणनीतिक बिंदुओं तक व्याप्त होगा। वस्तुतः अस्थायी आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के प्रति आग्रहशील नेहरू वादों एवं विचारधाराओं की सीमाओं एवं चिंता से मुक्त थे। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन सा वाद लोगों को उस रास्ते पर ले जाने में सहायता करेगा। यदि एक चीज़ असफल होती है तो हम दूसरा प्रयास करेंगे। यद्यपि नेहरू आमतौर पर संविधान सभा की इस बात से साम्यता रखते थे कि समाजवाद का अभिप्राय अमीरों के धन को छीनकर गरीबों में बांटना नहीं है, परंतु भूमि सुधारों के संदर्भ में उसकी अहमियत को ध्यान में रखते हुए कहते हैं कि अगर भूमि सुधारों को तेजी से लागू नहीं किया गया तो गांवों से एक ऐसी आंधी उठेगी जिसमें हमारे शासन तंत्र चरमरा कर टूट जाएंगे या उड़ जाएंगे। इसे 1951 में उनके प्रधानमंत्रित्व काल में किए गए पहले संविधान संशोधन के संदर्भ में भी आसानी से देखा जा सकता है। धर्मनिरपेक्षता के विषय में देखें तो जब किसी विद्यार्थी ने नेहरू से यह बताने को कहा कि आज़ाद भारत में धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब होगा, तो उन्होंने जवाब दिया था कि सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण। वह ऐसा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहते थे जो सभी धर्मों की हिफाजत करे,
अन्य धर्मों की कीमत पर किसी एक धर्म की तरफदारी न करे और खुद किसी धर्म को राज्य धर्म के बतौर स्वीकार न करे। नेहरू धर्म के सकारात्मक सांस्कृतिक पहलुओं को सार्थक मानते थे, किंतु संस्कृति में व्याप्त आडंबरपूर्ण व्यवहार, अंधविश्वास, जाति बहिष्कार आदि से प्रभावित नहीं थे। साथ ही वे धर्म के नैतिकता वाले अर्थ के संदर्भ में अपने परामर्शदाता गांधी के करीब थे एवं उसकी अनिवार्य व्यावहारिकता के प्रबल समर्थक थे। तो साथ ही नेहरू ने धर्म को महज सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में लेते हुए धर्म के राजनीतिकरण का प्रतिकार किया तथा सांप्रदायिकता को धर्म के राजनीतिकरण का परिणाम मानते हुए उसका भी प्रबलता से विरोध किया। दरअसल नेहरू सांप्रदायिकता को बाह्य आक्रमण की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक मानते थे। तो साथ ही भारत की में सांप्रदायिकता को केवल अंग्रेजों की नीति का परिणाम न मानते हुए इसके बीज भारतीय समाज एवं उसकी परिस्थितियों में अंतर्निहित मानते थे। विज्ञान के संबंध में नेहरू के विचार देखें तो नेहरू का जीवन के प्रति दृष्टिकोण वैज्ञानिक चेतना पर आधारित था एवं वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के संदर्भ में उनके विचार स्पष्ट थे। वे इस बात के लिए आश्वस्त थे कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रांति ने मानव जीवन को अनन्य रूप से प्रभावित किया है। यही कारण था कि वे आधुनिक भारत के नव निर्माण में विज्ञान को एक अनिवार्य घटक के रूप में देखते थे तथा भारत की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिक पक्ष को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते थे। बौद्धिक रूप से तार्किक ज्ञान को महत्व देने एवं उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण ही उन्हें आधुनिकतावाद के प्रवक्ता के रूप में भी ख्याति प्राप्त है। इसी संदर्भ में वैज्ञानिक समुदाय ने भी नेहरू के विकासशील एवं वैज्ञानिक व बौद्धिक पहलू को पहचानते हुए उन्हें 1947 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 34वें अधिवेशन का अध्यक्ष नियुक्त कर सम्मानित किया। विज्ञान की नीतियों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए नेहरू ने मंत्रिमंडल के अंतर्गत एक वैज्ञानिक सलाहकार समिति की नियुक्ति की एवं भारतीय वैज्ञानिकों से सदैव निकटता बनाए रखी। विज्ञान क्या है प्रश्न का उत्तर देते हुए नेहरू जी ने कहा कि यह सत्य की खोज है। भौतिक संसार के सत्य की खोज विज्ञान के प्रयोग व परीक्षण द्वारा उसकी सच्चाई को स्वीकार करना है और तब तक स्वीकार नहीं करना है जब तक कि सच्चाई सामने ना आ जाए। दरअसल नेहरू की स्पष्ट मान्यता थी कि आने वाले युग विज्ञान तथा उससे घनिष्ठता रखने वालों का है। हालांकि वैचारिक स्तर पर नेहरू अधिकांश मामलों में गांधी के साथ साम्यता रखते हैं, किंतु वैज्ञानिक विचारों के संदर्भ में गांधी के धार्मिक विचारों पर आधारित कई रूढ़िवादी मान्यता के विरोधी, जबकि टैगोर की बौद्धिकता के निकट रखते प्रतीत होते हैं। दरअसल टैगोर भी गांधी जी की कई अवैज्ञानिक रूढ़िवादी मान्यताओं जैसे कि बिहार के भूकंप के संदर्भ में गांधी के विचार की मुखालफत करते थे। सामाजिक लक्ष्यों के संदर्भ में भी नेहरू गांधी के राम राज्य की संकल्पना की जगह वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापना में विश्वास रखते थे। नेहरू की यह स्पष्ट मान्यता थी कि विज्ञान अकेले भूख एवं गरीबी, अशिक्षा एवं अस्वच्छता, अंधविश्वास एवं कुप्रथाओं तथा संसाधनों की बर्बादी आदि की समस्याओं का समाधान कर सकता है। अब उनके गुट निरपेक्ष की नीति को देखें। गुट निरपेक्ष आंदोलन युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर के सम्मिलित प्रयास का परिणाम था। इन तीनों ने सन 1956 में एक सफल बैठक की। इंडोनेशिया के सुकार्नो और घाना के वामे एनक्रोमा ने इनका जोरदार समर्थन किया। ये 5 नेता गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाते हैं। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन सन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। जैसे जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन एक लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में बढ़ता गया, वैसे वैसे इसमें विभिन्न राजनीतिक प्रणाली और अलग अलग हितों के देश शामिल होते गए। इससे गुट निरपेक्ष आंदोलन के मूल स्वरूप में बदलाव आया। इसी कारण गुट निरपेक्ष आंदोलन की सटीक परिभाषा कर पाना मुश्किल है। वास्तव में यह आंदोलन क्या है, दरअसल यह आंदोलन क्या नहीं है, यह बताकर इसकी परिभाषा करना ज़्यादा सरल है। यह महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन है। महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने की इस नीति का मतलब यह नहीं है कि इस आंदोलन से जुड़े देश अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग थलग रखते हैं या तटस्थता का पालन करते हैं। गुट निरपेक्षता का मतलब है पृथकतावाद नहीं है। पृथकतावाद का अर्थ होता है कि अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना। अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई के बाद से पहले विश्व युद्ध की शुरुआत तक अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखा। उसने पृथकतावाद को विदेश नीति अपनाई। इसके विपरीत गुट निरपेक्ष देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल था, शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभाई। गुट निरपेक्ष देशों की ताकत की जड़ उनकी आपसी एकता और महाशक्तियों द्वारा अपने अपने खेमे में शामिल करने की पुरजोर कोशिशों के बावजूद ऐसे किसी खेमे में शामिल न होने के उनके संकल्प में है। भारत की गुट निरपेक्षता की नीति की कई कारणों से आलोचना की गई। हम यहाँ ऐसी 2 आलोचनाओं की चर्चा करेंगे। आलोचकों का तर्क है कि भारत की गुट निरपेक्षता सिद्धांत विहीन है। कहा जाता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हित को साधने के नाम पर अक्सर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से बचता रहा। आलोचकों का दूसरा तर्क है कि भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं है।
और कई बार भारत की स्थिति विरोधाभासी रही है। महाशक्तियों के खेमों में शामिल होने पर दूसरे देशों की आलोचना करने वाले भारत ने स्वयं सन 1971 के अगस्त में सोवियत संघ के साथ अपनी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए। विदेशी पर्यवेक्षकों ने इसे भारत का सोवियत खेमों में शामिल होना माना। भारत की सरकार का दृष्टिकोण यह था कि बांग्लादेश संकट के समय उसे राजनयिक और सैनिक सहायता की जरूरत थी और वह संधि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों से अच्छे संबंध बनाने से नहीं रोकती। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अन्य सीमाओं को देखें तो संस्थागत ढांचे का अभाव, सामरिक हितों की भिन्नता, पारस्परिक हितों का टकराव, नवीन चुनौतियों का मुकाबला कर पाने में असफल। गुटनिरपेक्षता की नीति शीत युद्ध के संदर्भ में पनपी थी। बहरहाल गुटनिरपेक्षता के कुछ आधारभूत मूल्य और विचार शामिल है। गुटनिरपेक्षता इस बात की पहचान पर टिकी है कि उपनिवेश की स्थिति से आज़ाद हुए देशों के बीच ऐतिहासिक जुड़ाव है और यदि ये देश साथ आ जाए तो सशक्त ताकत बन सकते हैं। गुटनिरपेक्षता का आशय है कि गरीब और विश्व के बहुत छोटे देशों को भी किसी महाशक्ति का पिछलग्गू बनने की जरूरत नहीं है। ये देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपना सकते हैं। यह आंदोलन मौजूदा असमानताओं से निपटने के लिए एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लोकतंत्र धर्मी बनाने के संकल्प पर भी टिका है। अपने आप में ये विचार बुनियादी महत्व के हैं और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी प्रासंगिक है। पंचशील की संकल्पना को देखें तो पंचशील शब्द ऐतिहासिक बौद्ध अभिलेखों से लिया गया है, जो बौद्ध भिक्षुओं का व्यवहार निर्धारित करने वाले 5 निषेध होते हैं। नेहरू ने यह शब्द लेते हुए 1950 के दशक में चीन के चाउ एन लाई तथा म्यांमार के तत्कालीन प्रधानमंत्री यू नू के साथ मिलकर 5 सिद्धांतों वाले एक समझौते का प्रस्ताव रखा। इसी तत्वाधान में 29 अप्रैल 1954 को पीकिंग में भारत और चीनी तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार एवं अंतः संपर्क पर एक समझौता हुआ, जिसमें नेहरू के प्रस्ताव वाले पंचशील के 5 सिद्धांतों को अपनाया गया। इसे ही पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। पंचशील के 5 सिद्धांत देखें तो एक दूसरे की अखंडता एवं संप्रभुता का सम्मान करना, एक दूसरे पर अनाक्रमण, तीसरा है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पारस्परिक लाभ के लिए समानतापूर्ण सहयोग। पंचशील के उपयुक्त सिद्धांतों का उद्देश्य पारस्परिक विश्वास तथा सुरक्षा की भावना को विकसित करना था। अब हम लोग देख लेते हैं कि गांधी और नेहरू वैचारिक भिन्नता के बिंदु को देखें तो गांधी ग्राम स्वराज के समर्थक थे एवं उनके अनुसार स्वराज का अर्थ था लोगों की सरकार। गांधी जी कुछ लोगों के हाथों में सत्ता का केंद्रीकरण के विरोध करते थे, जबकि नेहरू संसदीय लोकतंत्र के समर्थक थे एवं उन्हें इसकी संस्थाओं पर अटूट विश्वास था। दूसरा देखें तो गांधी की धर्म में गहरी आस्था थी तथा वे धार्मिक बातों एवं विचारों के प्रति सकारात्मक रुख रखते थे, जबकि नेहरू की न तो धर्म में आस्था थी और न ही धार्मिक विचारों से प्रभावित होते थे। नेहरू को इसकी जगह विज्ञान में गहरी आस्था थी एवं वैज्ञानिक चिंतन की वकालत करते थे। गांधी का दृष्टिकोण प्राच्य था और वे भारत की सांस्कृतिक विरासत से काफ़ी प्रभावित थे। वे नेहरू के ऊपर पश्चिमी शिक्षा एवं आधुनिक विचारों का बड़ा प्रभाव था। गांधी जी अहिंसा को एकमात्र मार्ग मानते थे, जबकि नेहरू अहिंसा की अधीनता को स्वीकारते हुए भी आवश्यक बल प्रयोग को अनुचित नहीं मानते थे। गांधी जी त्याग, आत्मसंयम, इंद्रिय दमन के आधार पर एक साधारण जीवन जीने की बात करते थे। वहीं दूसरी ओर नेहरू धन व ऐश्वर्य को बढ़ाने, साधारण जीवन स्तर को सुधारने आदि पर बल देते थे। गांधी के खादी एवं अन्य कुटीर उद्योगों पर आधारित अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिकरण व मशीनीकरण के प्रति नकारात्मक रुख का नेहरू समर्थन नहीं करते थे तथा उन्होंने इसे अधूरा तथा आधुनिकता के अवरोध के रूप में देखा। वहीं नेहरू मशीनीकरण के समर्थक थे। वैचारिक समानता के तत्व देखें, दोनों राजनीति में नैतिकता को अनिवार्य मानते थे। उसके बाद है स्वाधीनता एवं स्वतंत्रता के प्रति दोनों न केवल आग्रहशील बल्कि जीवन पर्यंत प्रयत्नशील बने रहे। नेहरू के समाजवादी एवं गांधी के अंत्योदय के विचार में भी मूल तत्व समरूप प्रतीत होते हैं। नेहरू के राजनीतिक उत्थान में गांधी का प्रभाव दोनों के बीच समानता एवं वैचारिक अंतर संबंध को विवेचित करता है। सांप्रदायिकता एवं धार्मिक उन्माद की जगह गांधी के विचार सर्वधर्म संभाव से नेहरू भी सहमत थे।